जय स्वदेशी जय भारत। इस एक दिवसीय अखिल भारतीय विशेष बैठक में जिनका मार्गदर्शक हमारे को प्रारंभ में भी मिला था और अंत में भी मिलने वाला है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान आर सुंदरम जी, हमारे सभी सह संयोजक गण, अन्य वरिष्ठ अखिल भारतीय दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और अन्य सभी स्वदेशी साधक बंधु एवं बहनों, आज अपनी ये बैठक एक विशेष परिस्थिति में हो रही है। हमने पिछले कभी इन वर्षों में इस प्रकार की बैठक नहीं की। विशेष परिस्थिति बनी है, सबके लिए बनी है, और इस परिस्थिति में हम लोग ने, स्वदेशी प्रेमी लोगों ने, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक विशिष्ट पद्धति से अपना ये स्वदेशी आंदोलन अभियान आगे बढ़ाया है। ये जो स्वदेशी स्वावलंबन अभियान है, ये कोई नया नहीं है, ना ये विचार नया है, ना ये शब्द नया है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने इस शब्द को बार बार प्रयोग किया है, और स्वावलंबन शब्द उनको कितना वो था, निकट का था, कि जो स्वदेशी जागरण मंच का लोगो बना है उसमें ऊपर स्वदेशी जागरण मंच लिखा है, बीच में अखंड भारत का दृश्य है, शंख है उसमें, और इधर लिखा है स्वदेशी, बीच में स्वाभिमान, इधर स्वावलंबन। यानी स्वदेशी जागरण मंच यानी क्या? स्वदेशी से वाया स्वाभिमान स्वावलंबन की यात्रा है। तो ये 1991 से चला हुआ अभियान है। हाँ, वर्तमान में ये जो हमने किया है ये थोड़ा नए संदर्भ में है। बस पुरानी नींव नया निर्माण, 1991 का ही अभियान जरा नए संदर्भ के साथ। और नया संदर्भ कैसा है? हम लोग जानते हैं कि भारत नहीं, विश्व में ये जो कोरोना की महामारी आई, ये अभूतपूर्व है। दुनिया के इतिहास में इसके नजदीक की कोई परिस्थिति हुई दिखती नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 हुआ, उस समय पर स्पेनिश फ्लू नाम की जो बीमारी थी, केवल निकट से इसकी उससे ही तुलना हो रही है। 1917-18 में ये बीमारी हुई थी, दुनिया भर में फैली थी, और ये अब 2020 में आई है। यानी लगभग 102-3 वर्षों बाद इस दुनिया ने इस प्रकार की भयावह बीमारी का सामना किया है। इसका व्याप्त कैसा है कि दुनिया के 204 देश इसमें ग्रसित हैं। केवल उत्तर कोरिया का नहीं है, तो उत्तर कोरिया में हम जानते हैं किस कारण से नहीं है, अन्यथा जो कुछ वहां होता रहता है। चीन के यहां से ये शुरू हुई बीमारी संपूर्ण दुनिया में कैसी फैली कि हम सब लोग रोज टेलीविजन के ऊपर आंकड़े देखकर सबके मन थोड़े थोड़े घबराते रहते हैं। यानी दुनिया भर के अंदर कोई 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो गए। भारत के अंदर भी 11 लाख के आसपास इस बीमारी से ग्रस्त हो गए, और उसका परिणाम जो स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य की संरचनाओं के ऊपर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा, बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई उसके। उसको एक तरफ भी और देखें, भारत में भी 29,000 से ऊपर लोग इस बीमारी के कारण से मृत्युग्रस्त हुए। किंतु इसका जो दूसरा बड़ा पक्ष है, आंकड़े ये सब दिख ही रहे हैं, लेकिन जो अंदर महसूस हो रहा है वो इससे भी अधिक भयावह है। इसके कारण से जो दुनिया भर का अर्थतंत्र गिरा, IMF ने जो आंकड़े जारी किए, उसने कहा कि 1930 का जो ग्रेट रिसेशन है ये उससे भी बढ़कर है। G20 की सभी अर्थव्यवस्थाएं ये नेगेटिव में चली गई है, केवल चीन और भारत 0.8 और 1.2 के आसपास में बच रहा है, केवल प्लस में। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल की जो ग्रोथ है, वो 5% की डिप लगा रही है, यानी नेगेटिव में चली गई है। भारत में भी ये लगभग 5% की डिप के साथ है, यानी हमारी 5% ग्रोथ थी, हम लगभग 0 के आसपास आ रहे हैं।
और ये तो है मोटे आंकड़े। उस अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आंकड़े गिरने का मतलब क्या है? उसका प्रत्यक्ष मतलब है करोड़ों करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था जरा सुंदर सा शब्द दिखता है, करोड़ों करोड़ों लोगों की रोटी रोजी ये छिन जाना। माननीय भगवती जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि 40 करोड़ रोजगार गए हैं, लेकिन यहां मैं बता दूं उन्होंने जो बताया ये 40 करोड़ नौकरियां गई हैं, रोजगार कहीं अधिक गया है। अकेले भारत में ही हमारी टोटल लेबर फोर्स है 49.8 करोड़, 49.8 करोड़ लोगों में से 13 करोड़ लोगों का रोजगार या तो छिन गया है या जीरो की तरफ बढ़ गया है। जिनकी नौकरियां गई हैं उनको काउंटिंग में आ जाता है दुनिया के उसमें आंकड़ों के सरकारों में, लेकिन रेडी लगाने वाला, छब्बा लगाने वाला, ऑटो चलाने वाला, नाई, मोची, धोबी, इन सब लोगों का क्या हुआ है? इन सब लोगों की कैसी स्थिति है? एकदम विचित्र से, ये आंकड़ों में भी नहीं आ रही है, किंतु ये ठीक है। और असलियत भी यही है कि एक गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले से लेकर, एक चने बेचने वाले, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर टाटा तक के अपने अर्थ बैलेंस शीटें जो है वो बीड़ी पड़ी है। आप लोग भी रोज, क्योंकि आप लोग तो घर गृहस्थी हो, आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते करते हो। जिनकी ठीक ठाक कमाई थी उनको भी अंदर खाते पता है कि पिछले 2, 2.5, 3 महीने में ही कितना कुछ निकल गया है। घर की सामान्य आवश्यकताओं में से किस किस प्रकार से कटौती करनी उनको पड़ रही है। और हम लोग तो फिर भी लोअर मिडिल क्लासेस में आने वाले लोग हैं, जिनके वास्तव में आप लोगों ने भी पूछा होगा, मैंने तो बहुत लोगों से पूछा है, ऑटो वालों से पूछा है, टैक्सी वालों से पूछा है, पिछले 2.5-3 महीने में कैसे चलाया भाई, कितनी इनकम हुई भाई, घर में गुजारा कैसे किया भाई। और दिख नहीं रहा क्या? अगर कोई 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चलकर बच्चे साथ लेकर अपने गांव जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? जब उसको मालूम है कि अब मैं मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ के अंदर अब मैं ये रोटी 2 टाइम की भी नहीं खा सकता हूं, तब 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल जाने की मानसिकता बनती है। ऐसे नहीं बनती। कितनी भयावह परिस्थिति एकदम उत्पन्न हुई है, और ये सारी दुनिया में हुई है, भारत में तो हुई है। भारत में क्योंकि 22 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल के उसमें हैं, नीचे हैं, इसलिए यहाँ पर उस प्रकार का दृश्य है। यूरोप में बीपीएल लाइन नहीं है, यूरोप में ठीक ठाक है, इसलिए उनकी इनकम कम हुई, केवल उतना संकट है। अमेरिका में केवल उतना संकट है, लेकिन भारत में पहले ही 28 करोड़ लोग बीपीएल लाइन से नीचे थे। ऊपर से ये कोरोना की महामारी ने संपूर्ण दुनिया, भारत के अंदर एक विचित्र परिस्थिति खड़ी की। किंतु देश और समाज कभी भी हारने वाले लोगों से नहीं चलते। देश और समाज विजिगीषु मनोवृत्ति वाले लोगों के आधार पर चलते हैं। और भारत का सौभाग्य कि भारत के अंदर इस समय पर राष्ट्रवादी विचार तंत्र का एक संपूर्ण नेटवर्क न केवल सक्रिय में है, बल्कि वो कमांडिंग पोजीशन में है। स्वदेशी जागरण मंच से प्रारंभ करें और अपने विचार परिवार के संगठनों ने अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। संस्थाओं ने, बाकी अपने परिवार सुन रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, बाकी जितने संगठन हैं, मजदूर संघ, किसान संघ, बीजेपी के लोग, बाकी समाज के लोग, इतने लंगर, इतने क्या नाम है सुविधाएं पहुंचाने का, कोई भूखा ना रह जाए, किसी को कच्चा, किसी को पका हुआ अन्न। मेरे को नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति में जितना व्यापक हुआ है इतना कहीं यूरोप, अमेरिका या किसी G20 के देशों में संभव हुआ होगा। ये भारत की आंतरिक ताकत, इस ताकत का नाम ही है स्वदेशी ताकत। ये जो अपनेपन का भाव है कि क्या फर्क पड़ता है अगर लगा दें, कुछ लोग नाराज हों या कुछ लोगों को थोड़ा अन्यथा लगे क्योंकि उनकी छवि जरा अलग बनी हुई। 3 दिन पहले मैंने नीता अंबानी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा, मेरी इच्छा हुई कि उनको मैं पत्र लिखूं। नीता अंबानी ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति के घर पर भी मैं वैक्सीन अगर आ जाती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं पहुंचाएगी भाई? क्योंकि तू भी इसी धरती की लड़की है। जिस धरती के लड़के और बच्चे एक एक व्यक्ति को और रोटी खिलाने में लगे हुए हैं, वो बाकी करने में लगे हुए हैं। अब मैं घटना और प्रसंग अगर सुनाने बैठूं तो समय इसी में निकलेगा, लेकिन भारत ने अभूतपूर्व रूप से समाज में
रक्षन्ति वयम रक्षन्ति स्म परस्परम, आपस में एक दूसरे की रक्षा करने का जो हमारा भाव है, स्वदेशी भाव है, भारत की परंपरा का भाव है, उसके कारण से भारत इस उसमें से न केवल निकला है बल्कि आगे के लिए भी मजबूत दृश्य मोड़ने की स्थिति में आ रहा है। कठिनाई को अवसर में बदलो, चुनौती को अवसर में बदलो, इस सिद्धांत के ऊपर न केवल स्वदेशी जागरण मंच और समविचारी संगठनों ने बल्कि स्वयं सरकार ने भी एक नया मोड़ लिया और इसके में से निकला स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। ये स्वावलंबन यानी क्या? समाज में क्या होता है कि जब ऐसी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई या बाकी सब कुछ हो गया तो लोग क्या कहते हैं, सरकार करे, सरकार नौकरी दे, सरकार ये पैकेज दे दे, सरकार वो कर दे, सरकार वो कर दे, सरकार वो कर दे। जब हम कोई व्यक्ति कहते हैं, संस्थाएं कहती हैं, लीडर कहते हैं, तो उसके अंदर जो दूसरा पक्ष उसका बोल रहा होता है कि मैं निष्क्रिय रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है सरकार को करना है, मुझे तो सरकार से अपेक्षा करनी है क्योंकि मैंने एक बार वोट दिया है उसको। ये निष्क्रियता का भाव, ये वास्तव में भारतीयता का भाव या विशुद्ध क्या नाम है समाज का भाव नहीं है ना, ये समाज की विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। तो समाज को इस विकृति से मोड़कर निष्क्रियता से लेकर सक्रियता की तरफ लाने का अभियान है स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। नहीं भाई, कार करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी, वो भी देखेंगे, सरकार पूरी तरह करे उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन समाज को समाज के आधार पर खड़ा करेंगे, अपने अपने गांव को खड़ा करेंगे, अपने इलाके को खड़ा करेंगे, अपने जिले को खड़ा करेंगे, अपने परिवार को खड़ा करेंगे। एक एक व्यक्ति के अंदर उत्साह भरना, एक एक व्यक्ति के अंदर स्वावलंबन का भाव भरना, एक एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरना। हमेशा जरा ध्यान करिए, ये व्यवस्थाएं, ये बजट, ये नहीं काम करते, काम करता है आदमी का उत्साह, आदमी का आत्मविश्वास। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रतीत। ये मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये मन के जीते जीत का भाव खड़ा करना, यानी समाज को स्वावलंबन, या सरकार ने आत्मनिर्भर जो शब्द कहा, ये वो है। नहीं भाई, हम कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर नीग्रो और जो ब्लैकिश है, मतलब नॉन वाइट्स हैं, उनके अंदर एक हीन ग्रंथि थी। कैलिफोर्निया की अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बोलते हुए बराक ओबामा ने कहा था, यस वी कैन डू। ये जो यस वी कैन डू है, ये स्वदेशी भाव है, ये स्वावलंबन का भाव है। समाज, राष्ट्र और परिवार, व्यक्ति, ये इस भाव से खड़े होते हैं। ऊपर के बजट, ऊपर के पैसे, ऊपर की सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, ये तो बाद की बातें आती हैं। कैसे कैसे खड़ा हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। जो अभी नहीं स्वदेशी स्वावलंबन अभियान पर पुस्तिका आई है, भारत मार्चिंग टुवर्ड स्वदेशी स्वावलंबन, सब लोगों ने मिलकर लिखी है। उसमें अधिकारियों ने कहा नाम सतीश जी आप अपना लिख दो, तो वो लिखा गया, अलग बात है जिसके हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अपनी टोली ने, सबने सामूहिक प्रयास से वो पुस्तिका लिखी है। उसमें हम लोग ने ये स्पष्ट उदाहरण दिया है, 1939 से 1945 6 वर्ष युद्ध चला जापान का, और उस जापान में उसमें अंतिम दिनों में परमाणु युद्ध 6 साल लड़ रहा हो। 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ, बाकी दुनिया के देश एक तरफ। 6 साल लड़ते लड़ते और अंत में आके एटॉमिक प्रहार गिर गए हो, सरेंडर करना पड़ गया हो। सरेंडर किया हुआ, हर जाने सहित शर्तें लाद दी गई जापान के ऊपर। कौन सा भाव था जिसने जापान को खड़ा किया कि आज जापान $5.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। जापान का येन जो है, उसकी करेंसी का नाम येन है, वो डॉलर से भी आगे जा रहा है। ये स्वदेशी और स्वावलंबन का भाव था। भगवती जी बार बार बताते हैं कि 96% कारें जापान में जापानी बिकती हैं। एक एक व्यक्ति के मन में उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारे पे एटम बम गिर गए, हम मर गए, हम क्या नाम है सरेंडर कर गए, लेकिन हम खड़ा कर लेंगे। बी जैपनीज बाई जैपनीज, वहां नारा नहीं है, वहां के सामान्य जापानी की कल्चर में ढल गया। इसने जापान को खड़ा किया कि छोटा सा जापान, 3-3.5 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जापान, कोई रिसोर्सेज नहीं है, जंगल नहीं है, वैसे नहीं है, वो जापान आज दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है भाई।
वियतनाम 70 के दशक में 10 साल से अधिक अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ा। 10 साल जिसको अमेरिका से लड़ना पड़ा हो, उसकी क्या जर्जर हालत होती है। लेकिन वियतनामियों ने कहा नो वी कैन डू, हम कर सकते हैं, हम वियतनाम का निर्माण कर सकते हैं। हो ची मिन उसके राष्ट्रपति भारत आए थे, उनकी पैंट तक फटी हुई थी। उन्होंने कहा यस माय कंट्री कैन डू दिस, अफोर्ड ओनली दिस मच। ठेंगड़ी जी ने बड़े उससे कार्यकर्ता पुस्तक में उनका उदाहरण दिया है, हो ची मिन का, वियतनाम के राष्ट्रपति का। आज क्या हम देखते हैं कि वियतनाम की पर कैपिटा इनकम भारत से अधिक है। चीन से निकलने वाली कंपनियां भारत में कम आ रही हैं, वो वियतनाम में जा रही हैं। आज वियतनाम में इंडस्ट्री का और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, चीन को भी चुनौती देता है। ये जो स्वाभिमान है, ये जो स्वावलंबन है, वियतनामियों में ऐसा हिसाब किताब बना, और राष्ट्र से लेकर नीचे तक सब जगह खड़े होते हैं। आप कहेंगे भारत में नहीं है क्या? अरे भारत में भी है भाई। जहां जहां छोटे छोटे प्रयोग आप देखेंगे, भाई पीछे जब चाइनीज बायकॉट का आंदोलन चला और हम लोगों ने सब उदाहरण दिया था उसका, कैसा उदाहरण दिया था, हम लोगों ने सोचा अब वो बार रिपीट भी होगा क्योंकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना हुआ है, पानीपत की इंडस्ट्री का उदाहरण। पानीपत के अंदर 70 से 80 हजार लोगों की नौकरी ये 2005 से लेकर 2015 के बीच में छूट गई, केवल इसलिए कि चाइनीज सस्ते माल ने पानीपत की इंडस्ट्री में डंपिंग कर दी। वहां की दरी मान लो 100 रुपए की आती थी, तो चाइना ने वही दरी, उससे बढ़िया दरी 60 रुपए में पहुंचानी शुरू कर दी। मिंक कंबल अगर 250 रुपए में आता था तो उन्होंने 180 रुपए में पहुंचाना शुरू कर दिया। 80 हजार लोगों का रोजगार छिन गया अकेले पानीपत शहर के अंदर, हरियाणा का पानीपत। परिणाम क्या हुआ कि वहां के ऊपर वाले व्यक्ति को इतना असर नहीं पड़ा। इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, ट्रेडर, वो तो चला गया, लेकिन जिन 70-80 मजदूरों, किसानों की नौकरियां चली गई, उनका क्या होगा? किंतु पानीपत के लोगों ने स्वदेशी का भाव उठाया। स्वदेशी जागरण मंच ने भी उसमें भूमिका अदा की। यहाँ मेरा ख्याल है बलराम जी यहाँ पर बैठे होंगे, क्या नाम है, सुन रहे होंगे विषय। सरदार प्रीतम सिंह जी हैं, मिंक कंबल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछली बैठक में हमारे को कहा कि आप घोषणा करके बता सकते हो, आज पानीपत के अंदर 1% भी चाइनीज माल नहीं आता है। 50 से 60 हजार लोगों को वहां पर दोबारा रोजगार मिल गया है। रिसाइकल इंडस्ट्री वहां की एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। खड़ा होता है भाई। दूसरा उदाहरण गुजरात के मोरवी का है। मोरवी वालों ने कहा कि हम चाइना के मुकाबले के सस्ते प्रोडक्ट दे सकते हैं, और आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं, पिछले 2-2.5 साल के अंदर से, 2-2.5 साल से मोरवी में सस्ते खिलौने और ये चाइना के जो बिजली के छोटे छोटे खिलौने और वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये बड़ी मात्रा में बनने शुरू हैं। सिरामिक इंडस्ट्री तो पहले से ही वहां पर एस्टेब्लिश थी। आज मोरवी जो है चीन को चुनौती दे रहा है। मोरवी से एक्सपोर्ट टू चाइना होना शुरू हो गया है। यानी हम भारत में भी कर सकते। हमने जगह जगह पर ऐसे उदाहरण हैं, और भी होंगे, लेकिन 2 उदाहरण में भी मैं बता रहा हूं, पानीपत और मोरवी गुजरात का। और आप लोग कहेंगे स्वावलंबन स्वदेशी भाव से और भी है, व्यक्तिगत स्तर पे भी है, राष्ट्र के स्तर पर भी उदाहरण है। जापान वियतनाम के नगर और क्या नाम है ज्योग्राफिकल क्लस्टर के नाम पर भी है, और छोटे व्यक्तियों के नाम पर भी आपको ध्यान मालूम ही है, सुना होगा आप लोगों ने। कांगड़ा जिला हिमाचल के अंदर, हिमाचल के दोनों बंधु बैठे हैं, और भी बाकी भी बैठे होंगे, नरोत्तम जी बैठे हैं और हमारे ललित जी और बाकी बैठे हैं। कांगड़ा के अंदर जिले में 2 लोग, एक दुबई में रहकर आया हुआ था, एक दिल्ली में ही कहीं होटल वगैरह में शेफ रहा था। कोरोना के कारण से वापस आ गए, नौकरी छूट गई। अमृतसर के एक बड़े होटल में चेन में काम कर रहा था। क्या करें, पहले तो सोचा 15-20 दिन में वापस जाएंगे, फिर कोरोना के कारण से लगा कि अब तो नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो उनको भाई यहाँ होटल में रोटी तो खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो उनको पिज्जा वगैरह बनाना आता था, तो हम यहाँ पर पिज्जा बनाते। उसके लिए ओवन भी नहीं थी उनके पास, अब इस समय आ भी नहीं सकती, तो उन्होंने मिट्टी और प्लास्टिक मिलाकर उसकी ओवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। यूट्यूब के चैनल से देखकर उन्होंने शुरू की। आप लोगों का आश्चर्य होगा, केवल 1.5-2 महीने में उनका इंटरव्यू लगभग 10 दिन पहले छपा हुआ था, 12 दिन पहले। उन्होंने 2 लोगों को रोजगार दे रखा। एक लड़का मोटरसाइकिल पर सप्लाई करके आता है, एक जो बनाने में लग रहा था, 2 ये ऊपर से सारा करते हैं। यानी 2 ने 2 को रोजगार भी दे दिया है, और 100 के लगभग पिज्जा रोज के बेच रहे हैं। एक पिज्जा 100 रुपए के लगभग होता, तो इसका मतलब 10,000 की सेल निकालनी शुरू कर दी।
एक छोटा सा उदाहरण, अभी इन्हीं दिनों का उदाहरण, झारखंड का जो माननीय कश्मीरी लाल जी ने अपने उसमें उदाहरण दिया, नाई और वो मोबाइल ठीक करने वाला, ऐसे 4-5-6 प्रकार की उसने 20 एक लोगों को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर सर्विस सिस्टम से रोजगार देना शुरू किया। और अभी मेरे को परसों चौथे दोबारा से मैंने कन्फर्म किया, 80 लोग उसके ग्रुप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये कौन सा भाव है? ये कोई सरकारी स्कीमों में से नहीं आया था, ये कोई बड़े बजट में से नहीं आया था ना। बड़े बजट और वो तो कैसे पाइपलाइन में और कैसे कहां कहां जाते हैं हम सबको मालूम है, लेकिन ये जो स्वयं के आधार के ऊपर अपना रोजगार खड़ा करना, अपने गांव के लोगों का आधार खड़ा करना, अपनी कृषि के आधार पर रोजगार खड़ा करना, ये भाव जो है वास्तव में मूल भाव है। हमारे हरियाणा के ही राजकुमार आर्य हैं, लाडवा के रहने वाले, जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि में से 4000 रुपए क्विंटल के आधार पर गेहूं बेचते हैं। गेहूं का रेट एमएसपी सरकारी है 1920 रुपए, 2000 भी पूरा नहीं है, लेकिन वो 4000 रुपए पे बेचता है। और अब तो वो उनका कहना था, पिछली एक बैठक में वो आए हुए थे राजकुमार आर्य, कि मेरी गेहूं मेरे खेत से ही बिक जाती है, उठाने वाले वहीं आते हैं। तो जब आदमी, यहाँ नागरत्न नायडू बैठे हैं, उन्होंने ऐसे सफल प्रयोग किए हैं, तो ऐसा करने का ये जो भाव जगाना है, ये है वास्तव में इस अभियान का व्यवहारिक उद्देश्य। और अभी के जो उदाहरण आए पहले, उनमें से एक ये उदाहरण आया ही है कि अभी कोरोना के पश्चात जो बीमारी हुई, उस कोरोना के कारण से टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, दवाइयां, वेंटिलेटर, 3 महीने पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज 3 महीने में हम एक्सपोर्ट करने लग गए। स्वावलंबी और अगर आत्मनिर्भरता का भाव होता है, 3 महीने बाद पहले जो हम पीपीई किट और इसकी टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग किट चीन से और कोरिया से आयात कर रहे थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं केवल 3 महीने में। और आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं, भारत ने आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबी घोषणा ही की है। 18 साल में पहली बार जून महीने में भारत ट्रेड प्लस कंट्री हुआ है। $790 मिलियन का हम लोगों ने ट्रेड प्लस है, हम मिलियन क्या नाम है, हम 18 साल से ट्रेड डेफिसिट, कोई ऐसा महीना नहीं आया हमने कमाई की हो, केवल जून महीना ऐसा आया है कि हमने 790 मिलियन जो है डॉलर कमाया है। ट्रेड प्लस पहली बार 18 साल बाद हुआ। हमारा मन पड़ना शुरू हो गया, हम आ जाएंगे। अरे हम अपने आधार पर क्या नहीं कर सकते, हमने पहले से दुनिया को जीता हुआ है, इस बार भी दुनिया को दोबारा से जीतने की तैयारी है। इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक क्या है? इस अभियान को चलाने वाले लोगों ने अपने अंदर एक विशिष्ट भाव रखा। कौन सा भाव? वो भाव दत्तोपंत ठेंगड़ी के मन में रहता था। ये जन्म शताब्दी, जरा ध्यान कर लीजिए, हमारे यहाँ कहा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर ही शिव की पूजा की जाती है। दत्तोपंत ठेंगड़ी मनाने का केवल एक ही तरीका है, दत्तोपंत ठेंगड़ी हो जाना। दत्तोपंत ठेंगड़ी को जन्म शताब्दियां मनाने, ये मनाने बिल्कुल पसंद नहीं थे। हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हमारे को इस नाते से लोगों को दत्तोपंत ठेंगड़ी बनने का भाव आ जाए। और वो क्या है? दत्तोपंत ठेंगड़ी का भाव क्या है? दत्तोपंत ठेंगड़ी का अगर आप देखेंगे, दत्तोपंत ठेंगड़ी के अंदर बैठा है मजदूर का प्यार, दत्तोपंत के अंदर बैठा है किसान के प्रति दर्द, दत्तोपंत के अंदर बैठा है गरीब के प्रति अत्यंत कष्ट का दर्द, दत्तोपंत के अंदर बैठा है बेरोजगार युवक की क्या नाम चिंता। क्या हमारे मन में है क्या? स्वदेशी का काम करना केवल सामाजिक काम करने के लिए नहीं। मेरे को अड़ोस पड़ोस के बेरोजगार लोगों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को क्या नाम है, जब मैं सुनता हूँ कि उनकी इस समय सेल जो है 20% हो गई, जब मैं किसी ऑटो वाले को पूछता हूँ कि पहले तो वो 15,000 रुपए कमाता था, अब 5,000 भी मुश्किल से कमा रहा है, क्या मेरे मन में दर्द होता है या नहीं होता? इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक है इस गरीब आदमी के प्रति, इस बेरोजगार आदमी के प्रति मन के अंदर पूर्ण दर्द संवेदना, ऐसी कि जैसे मेरे भाई को, मेरे भतीजे को, मेरे लड़के को जब रोजगार नहीं मिल रहा था तो मैं दिन रात इधर फोन करता था, उधर फोन करता था, उससे सिफारिश करता, इससे सिफारिश करता था। क्या मैं इन दिनों में अपने लोगों के प्रति रोजगार पैदा करने इतने उससे लगा हूं? चोर का कोई करा दो, अरे इतने मेरे गांव के लोगों का बेरोजगारी भी पड़ा है, अरे अच्छा स्वदेशी आंदोलन करते हैं, कुछ करा दो,
फटाफट करो भाई, क्यों देर लगा रहे हो। ऐसी तड़प अगर आ गई तो चीजें जो है वो करना शुरू हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूं क्योंकि समय हो रहा है। देखो भाई, सरकारों ने जो करना है उसके लिए हमारे ऊपर के अधिकारी बैठे हैं, अरुण ओझा जी हैं, भगवती जी हैं, धनपत राम जी, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी तो हैं ही हैं, करते ही हैं, और बाकी भी जो अपने अधिकारी हैं सरकारों से वो बात कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करो। उनके पैकेज का क्या करना, नीतियों का क्या करना, आप चिंता मत करो। और अब तो वैसे भी चाइना के मामले में तो सब कुछ स्पष्ट होकर दिख रहा है। बाकी प्रांत में भी होगा तो प्रांत में भी ऊपर के 4-5 लोग जरा चिंता कर लो, लेकिन बाकी जितना भी कार्यकर्ता है अपने गांव में, अपने जिले में, अभी जो माननीय कश्मीरी का जिले रहा, हर जिले के अंदर इस जिले को कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, इस जिले में कैसे हम रोजगार खड़ा करें, इस जिले में कैसे अर्थव्यवस्था ठीक करे, इसकी चिंता करो, अपने अपने जिले की चिंता करो। और उसके लिए जो समिति यहाँ बताया है 5 से 7 की एक कोर टोली और उसके साथ सहायक बाकी के सब कामों वाली टोली, ऐसी एक टोली मिलके, और वहां पर अगले 1.5-2 महीने में इसी बात पर कंसंट्रेट करना। ये जो प्रोत्साहन है ना, ये प्रोत्साहन कोई कार्यक्रम करने के लिए नहीं है ना, उसका अर्थव्यवस्था और रोजगार खड़ा करने के लिए क्या नाम है वो है। इसलिए हमारे को जरा ध्यान करके कि मेरे को अपने इस जिले में ही खड़ा करवाना है, और इसलिए प्रोत्साहन, संपर्क और सम्मानित करना, जो सक्सेस स्टोरी छोटी छोटी हो रही हैं उसको जिले में उनके 5-6 उनको ढूंढना, संपर्क करना, और जिले का एक डिजिटल कार्यक्रम चाहे फिजिकल कार्यक्रम करके हर जिले के अंदर 200, 250, 300 लोगों को जोड़कर उनको सम्मानित करना, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाना, और सब लोगों को कहना चलो भाई स्वदेशी के मार्ग से, स्वावलंबन के मार्ग से हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करते हैं, अपना रोजगार ठीक करते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया करके अगर हम लोग जुटे तो मैं समझता हूँ कि ये जन्म शताब्दी वर्ष में हमने जन्म शताब्दी भी उत्तम ढंग से मनाई, और ये अभियान और कुछ नहीं, हमारे स्वदेशी जागरण मंच की प्रक्रिया का पहले से चल रहा था नवीन संस्करण है। उसके लिए जो प्रांत में और जिलों में जो टीम बनानी थी उसकी प्रक्रिया में थोड़ी शिथिलता थी, थोड़ा उसको हम ठीक कर लें, और अगले दिनों में जो कार्यक्रम अभी यहाँ से पहले बताए गए हैं माननीय कश्मीरी लाल जी द्वारा, और बाकी हम अपने अपने प्रांतों अनुसार उसकी उप योजना सोच लें। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक जबरदस्त सफल होकर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये जो परिस्थिति आई, इसे देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, एक बड़े रोजगार युक्त देश के रूप में खड़ा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। स्वदेशी की आंतरिक शक्ति अपार है, उस आंतरिक शक्ति को हम जगाएं, निश्चित रूप से विजय सामने द्वार पर खड़ी है। इस समय पर इतना कहना पर्याप्त। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आप सबों का बहुत बहुत